आइए मेरे चैनल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़े थे, वो भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़े थे। और आगे आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे, उसको भी पूरा करेंगे और इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो देखिए, तो पढ़ना तो हमें हिस्ट्री में 3 पार्ट है, प्राचीन, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हमें तीनों को पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं, वो प्रश्न आते हैं कहाँ से? मॉडर्न से। तो हम लोग जितने एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे पहले मॉडर्न, उसके बाद फिर उसमें लगेंगे। तो हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तो वो भी किसके बारे में? भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हमें वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के आधुनिक इतिहास से, तो हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को भारत के आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग पहले पढ़ने स्टार्ट करने से पहले आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास का इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है हम लोग को भारत के आधुनिक इतिहास में। तो हम लोग सिलेबस देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है, या इसको ये पहला टॉपिक है, या इसको पार्ट भी बोल सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब भारत में यूरोप के लोग कब, कैसे और क्यों आए और वो कंपनी स्थापित किए, उसके बारे में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इनके बारे में, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर क्या है? 18वीं शताब्दी में नवीनतम स्वायत्त राज्य। मतलब 18वीं शताब्दी में जितने जितने छोटे छोटे, मतलब मुगल के पतन के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य बने, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, ये सब छोटे छोटे जितने राज्य बने, अवध, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, मुख्यतः हम लोग देखें तो मॉडर्न आधुनिक इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक इतिहास से औरंगजेब के मरने के बाद, मतलब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के मरने के बाद मॉडर्न इतिहास का स्टार्ट होता है, मतलब शुरुआत होती है, इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद वैसा कोई राजा, योग्य राजा नहीं बना जो मुगल साम्राज्य को चला सके, और इसीलिए वहां से मुगल काल का पतन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कंपनियां, यूरोप के लोग आए, कंपनियां स्थापित किए और पूरे भारत पे कंट्रोल कर लिए। और हम लोग तीसरा चैप्टर देखते हैं, क्या? बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार। तीसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बंगाल, मतलब खास एक बंगाल के बारे में पढ़ना है, और तथा अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेजों का अधिकार मतलब अंग्रेज कैसे बंगाल पर अधिकार किया और अन्य क्षेत्रों पर कैसे कैसे धीरे धीरे अधिकार करता चला गया। चौथा हम लोग को और पढ़ना है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल फिर वायसराय, तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्या है क्या नहीं था। 5 नंबर चैप्टर देखते हैं। तो 5 नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना? 1857 की क्रांति। 1857 मतलब 1857 ईस्वी की क्रांति तथा अन्य जन आंदोलन। 1857 की क्रांति एक खास टॉपिक है, उसको हम लोग को पढ़ना है। और अन्य जन आंदोलन, जितने छोटे छोटे आंदोलन हुए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 6 नंबर चैप्टर में क्या? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास।
मतलब आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किस माध्यम से हुआ, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आगे क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में प्रेस की विकास, आधुनिक भारत में प्रेस की विकास और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, मतलब कांग्रेस से पूर्व, जब कांग्रेस नहीं थी उससे पूर्व स्थापित जितने छोटे छोटे संस्थाएं थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आगे पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब जब भारत में कांग्रेस पे बहुत बड़ा दल था, उस समय जब आज़ादी नहीं मिली थी 1885 में जब गठन हुआ था कांग्रेस का, उभर के बहुत बड़ा पार्टी बनी थी। तो एक स्पेशल हम लोग को पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस में। और 11 नंबर हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन, 11 नंबर हमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग को पढ़ना है, वो भी कहाँ, आगे हम लोग क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब, 1885 से लेकर 1947, 1885 से लेकर 1947 ईस्वी, इसके बीच राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत कब से होती है, जब कांग्रेस का उदय होता है, जब कांग्रेस का उदय मतलब कांग्रेस का गठन होता है, उससे उस समय से राष्ट्रीय आंदोलन मतलब राष्ट्रीय पार्टी जब उभर के आती है, उसके बाद आंदोलन जितने छोटे मोटे आंदोलन होते हैं स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें भी पढ़ना है तो 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी 3 पार्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देखिए प्रथम चरण में क्या है, प्रथम चरण मतलब 1885 से लेकर 1905 ईस्वी, मतलब 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस बीच में जितने भी आंदोलन हुए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है प्रथम चरण में। और इस चरण को हम लोग उदारवादी चरण भी बोलते हैं, उदारवादी भी बोलते हैं, इस चरण को हम लोग उदारवादी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एकदम विनम्र पूर्वक विनम्र पूर्वक ये आंदोलन होते थे, कोई मारकाट कोई हत्या नहीं होती थी। और दूसरा चरण हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी, 1905 से लेकर 1919 ईस्वी के बीच जितने छोटे बड़े आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। और उस आंदोलन को उदारवादी मतलब यही होते हैं ग्राम दल, ग्राम दल यहीं से ग्राम दल का उदय समझिए तो माना जाता है। ग्राम दल में कौन कौन शामिल थे, ज्यादातर नाम पूछे जाते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को ग्राम दल के सबसे बड़ा नेता माना जाता है। द्वितीय चरण को क्या हम लोग मानते हैं, उदारवादी या ग्रामपंथीवादी। तृतीय चरण में क्या, तो 1919 से लेकर 1947, 1919 से लेकर 1947 के बीच जितने बड़े छोटे आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना है। और हम लोग और यहाँ से चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद गांधी जी का एंट्री होता है चंपारण सत्याग्रह से, और वहां से गांधी जी 1947 तक आजाद करवा ही देते हैं। उसके लिए इनको 1919 से 47 तक पढ़ते हैं। इन्हें गांधीवादी चरण भी बोलते हैं, गांधीवादी चरण भी बोलते हैं। तो हम लोग को राष्ट्रीय आंदोलन कितने भागों में बांट कर पढ़ना है, 3 भागों, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। मतलब पहला है उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। और 12 नंबर चैप्टर क्या पढ़ना है, भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आगे 13 नंबर चैप्टर पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद का भारत, मतलब 1947 के बाद 1991 तक के बीच में जितने भी घटनाएं हुए छोटे बड़े उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को मुख्यतः 13 चैप्टर पढ़ना है। कितने, 13 चैप्टर पढ़ना है।
ज्यादा नहीं, 13 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इसमें भारत का आधुनिक इतिहास पूरे खत्म हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, जितने एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ मुख्य बिंदु है उसको जानते हैं, फिर धीरे धीरे आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। स्टार्ट कर अब किए हैं तो आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम लोग। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप लोग जानते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया, लेकिन ये नहीं है। भारत कोई भुलाया हुआ चीज नहीं था, कभी भुलाया हुआ देश नहीं था, भारत तो था। इससे पहले भी सिकंदर आक्रमण जब भारत पे किए थे तो वो तो जानकार थे, क्योंकि जानकार थे इसलिए तो भारत के बारे में जाने, तब तो आक्रमण किए थे। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि भारत कोई भुलाया हुआ देश नहीं था। हाँ, वास्को डी गामा एक चीज का खोज किए थे, यूरोप से होते हुए समुद्री मार्ग की खोज किए थे, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं होता था व्यापार के लिए। तो देखिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कुस्तुनतुनिया एक नाम है। कुस्तुनतुनिया यह पूर्वी रोम साम्राज्य का राजधानी नगर था। देखिए जो रोम साम्राज्य था वह दो भागों में बटे हुए थे, एक पश्चिमी रोम साम्राज्य और एक पूर्वी रोम साम्राज्य। कौन कौन? जो रोम साम्राज्य था वह दो भागों में बटे हुए थे, एक पश्चिमी रोम साम्राज्य और दूसरी पूर्वी रोम साम्राज्य। और पूर्वी रोम साम्राज्य का नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या? कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोम साम्राज्य का नाम था कुस्तुनतुनिया। देखिए कुस्तुनतुनिया था नाम। कौन था? पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी नगर। देखिए हम लोग पता है कि 15वीं शताब्दी से पहले इस्लाम धर्म का उदय हो गया था। 15वीं शताब्दी से पहले इस्लाम धर्म का उदय हो गया था और इस्लाम धर्म कई भागों में बट चुके थे और उसी भाग का एक शाखा था, उसका नाम था उस्मानिया। क्या? इसका नाम था उस्मानिया। इसका नाम था उस्मानिया। देखिए उस्मानिया नाम था और कुस्तुनतुनिया था। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि जो पहले व्यापार होते थे भारत से वह किस रास्ते से होते थे? तो वो तो स्थल के रास्ते से होते थे। और किससे होकर जाते थे? देखिए ये भारत और यूरोप के बीच व्यापार मार्ग जो कुस्तुनतुनिया साम्राज्य था वह यूरोप और भारत मतलब 15वीं शताब्दी से पहले यह यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग था। यह व्यापारिक मार्ग था 15वीं शताब्दी से पहले। लेकिन जब इस्लाम धर्म का उदय होता है और इस्लाम धर्म में कई छोटे बड़े शाखाओं में बढ़ जाते हैं, उसी शाखा का एक नाम है उस्मानिया सल्तनत। यह तुर्की के पश्चिमी छोर पे है। इन्होंने 1453 ईस्वी में उस्मानिया पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में ज्यादातर मुसलमान रहते थे और मुसलमान ज्यादातर क्या वह कन्वर्ट दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर मुसलमान बनते गए, क्योंकि मुसलमान का उदय हुआ और उसके बाद बहुत से मुसलमान जुड़ते गए और अनेक शाखाएं बन गए। और शाखाएं बनने के बाद उसी में से एक शाखा था उस्मानिया सल्तनत। उस उस्मानिया सल्तनत में 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। इस पे कुस्तुनतुनिया पर, जो उस्मानिया है आज के तुर्की में है, तुर्की के पश्चिमी छोर पे, और यह अधिकार कर लिया 1453
53 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का। अब तो व्यापारिक रास्ता बंद हो गया। अब तो व्यापारिक रास्ता बंद हो गया, क्योंकि भारत से मसाले के व्यापार होते थे और यूरोप का जो जितने भी क्षेत्र हैं वह ठंडी प्रदेश है, और मसाले आप लोग जानते हैं कि गर्म होता है, और ठंडी प्रदेश के लिए मसाले बहुत जरूरी है। इसलिए इन्हें कब्जा किया और बंद कर दिया रास्ते को। तब उसके बाद यूरोपवासी व्यापार तो कर ही सकते थे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। टैक्स, उसको रंगदारी भी बोल सकते हैं, उसको चुकाना पड़ता था। तब यूरोपवासियों का दिमाग में आया कि क्यों ना अपना एक वैकल्पिक मार्ग खोज ले, मतलब एक नए मार्ग एवं सुरक्षित मार्ग का खोज कर ले। पूर्वी एशिया देश के साथ व्यापारी के लिए नए सुरक्षित मार्ग की खोज 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। पूर्वी एशिया मतलब भारत के बाद जितने भी पूर्वी एशिया में जितने भी देश आते उसमें व्यापार करने के लिए नए रास्ते एवं सुरक्षित रास्ते की खोज 15वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, और भौगोलिक खोज स्टार्ट शुरू हो गया। और भौगोलिक खोज स्टार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया या सर्वाधिक योगदान दिया वह पुर्तगाल और स्पेन। यह दो देश ऐसे हैं जो भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो भारत तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया तो वह पुर्तगाल और स्पेन था भौगोलिक खोज के लिए। देखिए, एक पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। एक पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के कौन राजा थे? हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन के राजा थे फर्डिनेंड द्वितीय। कौन? फर्डिनेंड द्वितीय। पुर्तगाल के राजा कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन के राजा कौन थे? फर्डिनेंड द्वितीय। इन दोनों ने भौगोलिक खोज को सर्वाधिक प्रोत्साहन किया। भौगोलिक खोज के लिए हेनरी द नेविगेटर और फर्डिनेंड द्वितीय ने भौगोलिक खोज के लिए यूरोप में सर्वाधिक प्रोत्साहन किसी ने दिया तो ये दोनों राजा हेनरी द नेविगेटर और फर्डिनेंड द्वितीय ने भौगोलिक खोज के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया या प्रोत्साहन दिया। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं हेनरी द नेविगेटर नाविकों के लिए स्कूल की स्थापना। देखिए, जब भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई तब नाविकों मतलब जहाज चलाने वाले के लिए प्रशिक्षण चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि समुद्र में जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, कैसे इतना दिन रह सकते हैं। उनके प्रशिक्षण हेतु स्कूल की स्थापना की, मतलब नाविकों के प्रशिक्षण हेतु स्कूल की स्थापना की। कौन किया? हेनरी द नेविगेटर ने नाविकों के प्रशिक्षण हेतु स्कूल की स्थापना किसने किया? हेनरी द नेविगेटर। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं पुर्तगाल के यात्री। एक पुर्तगाल के यात्री थे, उनका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। एक पुर्तगाल के यात्री थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। उन्होंने 1487 से 88 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज या पुर्तगाल के यात्री थे और इन्होंने 1487-88 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। कौन? बार्थोलोम्यो डियाज। कौन? बार्थोलोम्यो डियाज। इन्होंने भारत को खोजने के लिए 1487-88 में निकला अपने देश से। कहां से? पुर्तगाल से। इन्होंने अटलांटिक महासागर होते हुए पहले अटलांटिक महासागर में उतरा। और एक मिनट देखिए, इन्होंने पुर्तगाल से, देखिए पुर्तगाल कहाँ है, देखिए यहां पुर्तगाल है। यहां से होते हुए
यहाँ से होते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए या केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप नाम है, इसको उत्मासा अंतरिपीय बोलते हैं, इसको उत्मासा अंतरिपीय ही बोलते हैं। देखिए केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो यह है अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, दक्षिणी बिंदु पे है, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे है। सबसे जो नीचे कोई भाग है अफ्रीका का, तो वो है केप ऑफ गुड होप। वहां तक बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचे और उनको फिर पता नहीं चला और वह वापस लौट गए, वह अपने देश से पुर्तगाल लौट गए, बार्थोलोम्यू डियाज। आगे हम लोग देखते हैं, अटलांटिक महासागर होते हुए केप ऑफ गुड होप पर पहुंचे और वहां से वापस लौट गए। और केप ऑफ गुड होप को उत्मासा अंतरिपीय भी बोलते हैं, उत्मासा अंतरिपीय भी बोलते हैं। और यह जगह पड़ता है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर। दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका जो महादेश है उसके सबसे दक्षिणी बिंदु पे। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कोलंबस को। एक कोलंबस 1492 ईस्वी, 1492 ईस्वी में एक इटली के रहने वाला कोलंबस था। 1492 ईस्वी में इन्होंने भी खोज करने के लिए निकला और कोलंबस इटली का रहने वाला एक यात्री था। इन्होंने भारत को खोजने के लिए निकला, अटलांटिक महासागर में तो निकला, रास्ते से भारत को खोजने निकला, लेकिन वह दिशा भ्रमित होने के कारण, कौन, कोलंबस दिशा भ्रमित होने के कारण उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाला, उन्होंने अमेरिका का खोज कर डाला। मतलब खोजने चला था भारत, लेकिन भारत मिला नहीं, वह अमेरिका को खोज कर डाला और वह दिशा भ्रमित हो गया था और इसलिए वह अमेरिका पहुंच गया था। और अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा, अमेरिका के निवासियों को, अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कोलंबस ने बोला। किसने, कोलंबस ने बोला। अब क्वेश्चन में आएंगे रेड इंडियन किसे बोलते हैं, तो अमेरिकन लोगों को, मतलब अमेरिका के निवासियों को। देखिए अमेरिका का नई दुनिया भी कहा जाता है, अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। आखिर क्यों, तो अमेरिका को नई दुनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोलंबस के अभियान से पहले, मतलब कोलंबस जब अमेरिका पहुंचे थे उससे पहले यूरोप वासियों को अमेरिका के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। देखिए अमेरिका नाम कैसे पड़ा, अमेरिका जो देश है उसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो एक इटली के नाविक के नाम पर पड़ा, एक इटली के नाविक के नाम पर पड़ा। उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इनका नाम अमेरिका पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं वास्को डिगामा। क्या, वास्को डिगामा, यहां से हम लोग को जर्नी स्टार्ट होता है। तो हम लोग समझिए तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है, पूरा चैप्टर नहीं है, इंट्रोडक्शन ही। हम लोग स्टार्ट करेंगे जब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ही है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत को खोजने निकलता है। वास्को डिगामा भारत को खोजने निकलता है, वह है पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ते पे चलता है और केप ऑफ गुड होप पे वो भी पहुंचते हैं। कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ते पर अटलांटिक महासागर में उतरते हैं और उनके रास्ते का अनुसरण करते हुए वह भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। कहाँ, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। यह कहाँ था, अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु। अफ्रीका
केप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए अरब सागर में, और वहां से आगे बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करते हैं। जब अरब सागर में प्रवेश करते हैं तो वहां गुजराती एक व्यापारी मिलता है, उसका नाम है अब्दुल माजिद या मनीद। अब्दुल माजिद या मनीद वह मुलाकात होती है गुजराती व्यापारी से वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा बोलते हैं कि हमें भारत जाना है। तो वह अब्दुल मजीद के सहायता से वह भारत पहुंच पाता है। वह भारत 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंच पाता है, और पहुंचते ही जब इसका पता जब भारत जहां पहुंचता है तो वह पहुंचते हैं कहां, सर्वप्रथम तो वह पहुंचते हैं केरल। केरल में एक बंदरगाह है, उसका नाम है कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह है, उसका नाम है, वो केरल में है। वहां का राजा थे जेमुरिन, वहां का राजा थे जेमुरिन। कालीकट का राजा थे जेमुरिन। वह वास्को डी गामा का स्वागत किया। यह कोई फिरंगी आया है, यूरोप से कोई फिरंगी आया है, तो वह कोई भी अपने मेहमान को घर में स्वागत करता है। तो वैसे ही मेहमान के रूप में जेमुरिन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का। लेकिन वहीं विरोध भी स्टार्ट शुरू हो गया। और क्यों और किसने किया? तो यह किया भारत में अरब व्यापारी ने किया। भारत में अरब व्यापारी ने किया, क्योंकि अरब व्यापारी ने यूरोप वासियों का चाल समझ लिया था कि अगर समुद्र के रास्ते से यूरोपवासी व्यापार करने लगेंगे तो हम लोग का जो व्यापार हम लोग से होकर जाता है, जो व्यापार होता है, उसका नुकसान हम लोग को झेलना पड़ेगा। इसलिए भारत में अरबवासी जो व्यापारी थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आए? वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 ईस्वी में है। कब? 1502 ईस्वी में आए वास्को डी गामा। और तीसरी बार कब आए? तो तीसरी बार आए 1524 ईस्वी। 1524 ईस्वी में तीसरी बार आए थे। कब आए थे? पहली बार कब आए थे? तो 17 मई 1498 ईस्वी में, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में। वास्को डी गामा का ये बारे में देख लिए थोड़ा थोड़ा, और आगे हम लोग और पढ़ेंगे जब पूरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं मेगलन। ये भी एक नाविक था, ये भी एक यात्री था, और यह पुर्तगाल का रहने वाला था। इनका क्या काम है जिससे हम लोग याद रखते हैं? तो इन्होंने पानी वाले जहाज, जो जहाज होता है, उस जहाज से समुद्री मार्ग से होते हुए या समुद्री मार्ग की सहायता से यह पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। कौन? यह प्रथम यात्री थे जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण समुद्री रास्ते के मार्ग से किया था। कौन? मेगलन ने समुद्र के मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण कोई सर्वप्रथम किया था, तो वह थे मेगलन। और वो कब किए थे? तो 1519 से लेकर 21 के बीच। 1519 से लेकर 21 के बीच। यह कहाँ का रहने वाले थे? मेगलन तो पुर्तगाल का रहने वाले थे। देखिए, जो प्रशांत महासागर है उसका नामकरण भी मेगलन ही ने किए थे। जो प्रशांत महासागर है उसका नामकरण मेगलन ने ही किया था, मेगलन नहीं किया था। देखिए, एक मेगलन जल संधि है, और यह संधि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पे चिली में है। दक्षिणी छोर में एक देश है चिली, वहां है। देखिए, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, यहां है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर में एक चिली देश है, वहां एक चिली देश है। यहाँ मेगलन जल संधि है।
यह दो महासागरों को जोड़ता है, यह दो महासागर को जोड़ता है, एक अटलांटिक महासागर को और एक प्रशांत महासागर को। किस अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो मैगेलन जल संधि जोड़ता है। हम लोग ये देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं यात्रा का आगमन। अब सबसे पहले भारत में यूरोपवासी कौन आए और उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, और सबसे पहले कंपनी का स्थापना किसने किया और उसके बाद किसने किया, उसको एक एक करके देखेंगे और एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, या एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन क्रम में मिलाने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये देखते हैं, मिलान करने वाले में पूछे जाते हैं या क्रम पूछे जाते हैं। देखिए, यात्री का आगमन क्रम, यात्री का आगमन क्रम। तो सबसे पहले भारत में कौन आया? तो वो आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली भारत में आया था। कब? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? डच। उसके बाद डच है, पुर्तगाली के बाद डच है, डच के बाद अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश, ये सब आए। और आगे देखते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम। ये दोनों क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे देखते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम, कि सबसे पहले कौन कंपनी स्थापित किया था भारत में और उसके बाद कौन स्थापित किया, उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे पहले स्थापित किए थे भारत में अपना कंपनी। उसके बाद यहाँ हेर फेर हो जाते हैं। देखिए, एक क्रम वही रहता है लेकिन सिर्फ यहाँ हेर फेर हो जाते हैं। यहाँ पहले डच, आगमन तो डच का होता है लेकिन कंपनी का स्थापना ब्रिटिश का होता है। सब आगमन दूसरे नंबर पे आता है तो डच है, लेकिन जो कंपनी स्थापित होता है तो दूसरे नंबर पे ब्रिटिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 1498 ईस्वी। कब? 1498 ईस्वी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1600 ईस्वी। कब? 1600 ईस्वी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आते हैं? तो वह 1602 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आते हैं? 1602 ईस्वी। आगे देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। तो ये कब आते हैं? 1616 ईस्वी। कब? 1616 ईस्वी। और आगे आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? तो 1600 भारत में, तो 1664 ईस्वी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आते हैं 1731 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है भारत में? 1731 ईस्वी। तो हम लोग यात्रा का आगमन का क्रम देख लिए, कंपनियों का आगमन का क्रम देख लिए, और इसमें दो चीज डिफरेंट मिलेंगे। ये तो सेम है लेकिन यहाँ एक इंटरचेंज है, बाकी सब सेम है। सिर्फ डच और ब्रिटिश ये दोनों में है, क्योंकि यात्रा के आगमन के क्रम में पहले डच है और उसके बाद अंग्रेज है। लेकिन वहीं देखा जाए तो कंपनी के आगमन के क्रम में सब पहले ब्रिटिश है, उसके बाद डच है। तो ऑल ओवर इतना हम लोग देख लिए, ऑल ओवर हम लोग इतना देख लिए। और आगे हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग डीप से एकदम, जो कहीं क्वेश्चन छूट ना पाए वहां से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से हम लोग को छूट नहीं पाए। जितना जितना ज्यादा हो कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए, दो बार देखिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में भी इससे आगे आएंगे अब मॉडर्न स्टाइल, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो वो मॉडर्न से पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऐसा होगा, हमें ऐसा होगा कि आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार वीडियो देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।